तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं और बात करें कि वर्तमान समय में हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है। जब संविधान लागू हुआ था, है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय अनुसूचियों की संख्या कुल 8 हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, है ना, 22 भाग और 395 अनुच्छेद एकदम याद रखेंगे। तो हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका अनुच्छेद है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो भाग है ना, पहला जो भाग है ना, भाग 1, इस भाग में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या जो है 1 से 4 है। कितना है? 1 से 4 आपका भाग 1 में अनुच्छेद आता है। और भाग 1 के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसी के बारे में आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 1 जो है आर्टिकल 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा जाता है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है। ये बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जाने वाला आपका अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 याद रखेंगे, है ना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया। अनुच्छेद 2 में कहा गया है भारत में नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, और उसका स्थापना। जैसे सिक्किम का जो है ना, भारत में क्या कर दिया गया था, मिला लिया गया था। तो नए राज्यों को का प्रवेश जो है ना, अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में जो नए राज्य है प्रवेश करेंगे अनुच्छेद 2 के तहत, और उसकी जो स्थापना होगी संसद के द्वारा होगी। ये सारा काम कौन करेगा? संसद करेगा। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना संसद के द्वारा किया जाएगा। ये आर्टिकल अनुच्छेद 2 में बताया गया है। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों को भारत के सीमा के अंदर, भारत जो है उसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान में जो राज्य हैं उसके क्षेत्रों में, सीमाओं में, है ना, नाम में परिवर्तन, ये सभी चीजें जो है आपका अनुच्छेद 3 कहता है। अनुच्छेद 3 आपको समझ में आ गया होगा कि नए राज्यों का निर्माण, है ना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में जो परिवर्तन करना है वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। तो भाग 1 के 3 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बता दें कि अनुच्छेद 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है ना। एकदम अनुच्छेद 1 को याद रखेंगे कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है। अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 से कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद, कोई पार्टिकुलर अनुच्छेद नहीं है ना, बस इतना याद रखेंगे कि भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है ना। भाग 2 में जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 आता है। 5 से 11 अनुच्छेद आता है आपका नागरिकता के अंतर्गत आता है। इसको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं आपको, आप याद रखेंगे नाग पंचमी जो है, नाग पंचमी याद रखेंगे तो नागरिकता आपको कभी भी नहीं भूल पाएंगे। नाग मतलब क्या हो गया? नाग से हो गया आपका नाग, है ना, नागरिकता हो गया। नाग से क्या हो गया? नागरिकता हो गया। ठीक है, नागरिकता हो गया, है ना। अब पंचमी से क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। पंचमी से क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो भाग 2 में देख रहे हैं नागरिकता का वर्णन किया गया है, नाग से नागरिकता का वर्णन किया गया है। अब पंचमी मतलब 5 से शुरू हुआ है अनुच्छेद, 5 से 11 तक गया है। तो भाग 2 आपको याद हो गया होगा, इसमें 5 से 11 तक के अनुच्छेद है, बस इतना ही याद रखना है ना। एकदम जो इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर आए हैं। ठीक है, वैसे सारे अनुच्छेद को लेकर आएंगे तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, और आपको सबका नहीं जानना है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आते हैं भाग 3। भाग 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में जितना अनुच्छेद है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है ना। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का जो है ना, एक्सप्लेनेशन जो है भाग 3 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद आता है आपका 12 से 35 तक के अनुच्छेद आते हैं, है ना। 12 से 35 तक के अनुच्छेद आते हैं। आपको बता दें
कि मौलिक अधिकार को जो है ना, हमारा देश का जो संविधान बनाया गया है वो विश्व का सबसे बनकर जो तैयार हुआ वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। और यह भारतीय संविधान ने जो है बहुत सारे देशों के संविधान से नियमों कानूनों को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, लिया है। तो ये जो आपका मौलिक अधिकार है ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ये भी बात याद रखेंगे, है ना। मौलिक अधिकार में जो है जब संविधान लागू हुआ था तो 7 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया था, है ना। कितने अधिकार का वर्णन किया गया था, 7 प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया था। अभी वर्तमान में जो है 6 ही मौलिक अधिकार है। 7वां अधिकार जो है उसके बारे में आपको बता दें, 7वां मौलिक अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार था। 7वां क्या था, संपत्ति का अधिकार था। और इसको क्या कर दिया गया, अभी वर्तमान में इसको है नहीं, हटा दिया गया, ठीक है। अभी वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार है। तो 7वां को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को जो है ना 44वां संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना 1978 में इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसको हटा करके संपत्ति के अधिकार को हटा करके आपका, है ना, संपत्ति का अधिकार आपका किस में था, मौलिक अधिकार भाग 3 में था। अब जो है भाग 12 में, अब आपको भाग 12 में जो है संपत्ति का अधिकार देखने को मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद आपका 300 के क में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी जो संपत्ति का अधिकार है भाग 12 में है और 300 क आर्टिकल में है, ठीक है। ये आपको बहुत जरूरी है, कभी कभी ये सब भी पूछ लिया जाता है कि संपत्ति का अधिकार किस भाग में है। अभी वर्तमान समय में तो भाग 12 में है, ठीक है। आपको हम एक वीडियो भी बना दिए हैं, जितना भी संविधान का भाग है ना, किस भाग में कौन कौन से विषय दिए हैं, कहाँ से कहाँ अनुच्छेद दिए हुए, ये भी वीडियो बना दिए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से संविधान का ये सब आर्टिकल, अनुच्छेद, भाग, ये सब क्वेश्चन जो है आता ही आता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो 7वां खत्म हो गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है। और अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन है, तो पहला आपका है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक है। और समानता का अधिकार, कभी कभी ये सब अधिकार जो है मिलान करने के लिए, जैसे आपका बीपीएससी में या एसआई दरोगा में जो है मिलान करने के लिए, ये सब क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ आर्टिकल को मिलान करने के लिए कौन सा अधिकार जो है ना, किस आर्टिकल में दिया हुआ है, मिलान करने के लिए आ जाता है। या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ना, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किन किन आर्टिकलों में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर के लिए कुछ भी क्वेश्चन घुमा के बना देगा, लेकिन आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा तो आप छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को, है ना, एकदम गिरा देंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 6 मौलिक अधिकार में कौन कौन है। तो पहला आपका समानता का अधिकार, है ना। समानता का अधिकार जो है ये 14 से 18 इसके अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। 14 से 18 अनुच्छेद में जो है समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। फिर हम लोग 18 से 1 बढ़ा लेते हैं, है ना। 18 से 1 बढ़ा लेते हैं तो आपका 19 आ जाएगा। 19 से 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। विभिन्न प्रकार के भारतीय नागरिकों को जो है स्वतंत्रता प्रदान किया गया है ना। ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार में 19 आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेदों में बताया गया है, ठीक है। फिर आता है तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण, आपका कोई शोषण कर रहा है ना, तो उसके विरुद्ध में आपके पास क्या है ना, अधिकार है। कोई शोषण कर रहा है तो आप उसके विरुद्ध में बोल सकते हैं, है ना। आपको भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका कौन सा आर्टिकल है, 22 के बाद 1 बढ़ा लेंगे तो 23 और 24, 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। फिर चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 1 बढ़ा लेंगे तो 25 से 28 आर्टिकल में जो है आपका, है ना, क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। फिर आपका छठा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन जो है आपका 29-30 में किया गया है। किस में किया गया है, 29-30 आर्टिकल में जो है, 29-30 आर्टिकल में जो है आपका क्या किया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का वर्णन किया गया है। फिर आपका है 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना।
ये आपका किस में है, आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 को जो है, अनुच्छेद 32 को जो है हमारे जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं, संविधान के जनक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने जो है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है ना, भारतीय संविधान है ना, इस अनुच्छेद को 32 अनुच्छेद को, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का जो अनुच्छेद 32 है, इसको है ना भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। तो भारतीय संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, 32 को कहा जाता है, या किस मौलिक अधिकार को कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। किन्होंने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इन बातों को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से आएंगे, इसमें जितना भी अनुच्छेद है ना, 14 से 18, तो 14, 15, 16, 17, 18 है ना, ये सभी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बारी बारी से सभी अनुच्छेद के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर स्वतंत्रता के अधिकार का जो आपका अनुच्छेद है 19 से 22, ये 19, 20, 21 है ना, 22, ये सभी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बारी बारी से सभी अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि हमारे भारतीय संविधान में जो है नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला बताया है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में आपका अनुच्छेद 14 से 18 आता है, और इसमें जो अनुच्छेद है 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18 है ना, ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जाम में रिपीट होता ही होता है, पूछा ही पूछा जाता है। फिर आपको दूसरा है ना मौलिक अधिकार आपको बताया स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो अनुच्छेद है आपका 19 में भी आपका 6 प्रकार के अधिकार, स्वतंत्रता की बात की गई है, फ्रीडम की बात की गई है। ये भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देंगे सारा का सारा चीज, ठीक है। तो बात करते हैं समानता के अधिकार में आपका पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समानता के अधिकार वाला में आपका विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता जो है ना, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? एकदम पूछता ही पूछता है। तो विधि के समक्ष समानता जो है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में दिया गया है। इसका कहने का मतलब है कि कानून के नजर में देश का, उस देश का हर एक नागरिक क्या है? एक बराबर है। सभी के लिए, गरीब अमीर सबके लिए कानून जो है एकदम बराबर होगा, है ना। तो ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और आपको बता दें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि विधि के समक्ष समानता जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जैसे आपको बताया कि हमारे भारतीय संविधान ने जो है बहुत सारे देशों के नियम कानून को क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, लिया है, तब जाकर हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना है। तो ये विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है ना, ये जो विधि के समक्ष समानता है ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ये एकदम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका अनुच्छेद 14 समझ में आ गया कि कानून के नजर में सब लोग क्या है? बराबर है। गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून जो है बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। निषेध मतलब क्या करना? उसके विरोध में रहना। किसके विरोध में रहना? है ना, धर्म के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है किसी तरह का, है ना। आप किसी भी धर्म के हो, हमारे संविधान में, भारत में जो है धर्म के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ सभी धर्म के लोग क्या है ना, भाई भाई हैं। सिख, ईसाई, आपका हिंदू, मुस्लिम, सब के सब क्या है? भाई भाई हैं। तो धर्म के आधार पर जो है आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नस्ल के आधार पर आप काले हैं, गोरे हैं, है ना, मोटे हैं, नाटे हैं, इसके आधार पर भी आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। करेगा तो वो जाएगा, है ना। फिर जाति के आधार पर आप किसी भी जाति को हैं, है ना, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर आपका लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर कहने का मतलब महिला है, पुरुष है, इस सभी चीजों को लेकर क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। तो है ना, लिंग के आधार पर भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही जन्म स्थान के आधार पर भी आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन बातों के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव होता है तो अनुच्छेद 15 आपको अधिकार देता है कि आप इसका विरोध कर सकते हैं। सरकार आपको क्या करेगा? संविधान के अकॉर्डिंग क्या करेगा? आपको न्याय दिलाएगा।
फिर बात करते हैं अनुच्छेद 16, है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख रहे हैं 5 गो अनुच्छेद है, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है ना। 16 की बात करते हैं, 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक नियोजन में अवसर की समानता। मान लीजिए कोई भी वैकेंसी निकलता है, कोई भी रोजगार निकलता है, ठीक है, तो उसमें सभी लोगों को, है ना, फॉर्म भरने की, उसमें एग्जाम देने की सब लोगों को क्या है, छूट है, ठीक है ना, सबको अवसर मिलेगा, है ना। अब आपका क्या करने की, रोजगार पाने की क्या है ना, सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। एससी एसटी और पिछड़ा वर्गों को जो है, एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग को क्या मिलता है, इसमें कुछ छूट मिलता है, विशेष छूट मिलता है ना। सामान्य से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा छूट मिलता है ना। यहाँ पे अब इन सभी को जो है, एससी एसटी को, पिछड़ा वर्गों को जो है ना, इसमें नहीं रखते हैं, है ना। सबको समानता, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो लेकिन एससी एसटी को जो है ना, समानता के नजर में न रख के इसको और छूट दिया जाता है ना। विभिन्न तरह के परीक्षाओं में, है ना, विभिन्न तरह के नौकरियों में छूट दिया जाता है। किसको, एससी और एससी एसटी, है ना, जो आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होते हैं, पिछड़ा वर्ग होते हैं, इनको विशेष छूट दिया जाता है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है, ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एकदम फिक्स है कि पूछता है। तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब क्या, छुआछूत का अंत। किसका, छुआछूत का अंत जो है ना, ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है ना। छुआछूत वाला भेदभाव जो है ना, आपके साथ होता है, तो आपका आर्टिकल 17 जो है आपको क्या करता है, न्याय दिलाएगा। तो अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत जो है किस आर्टिकल में बताया गया है, तो अनुच्छेद 17, है ना। 17 में क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। 17 में क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा, है ना, उस आदमी का जो छुआछूत करेगा, छुआछूत का भावना रखेगा, ठीक है। तो याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 18 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है ना। कोई भी व्यक्ति को इस देश में जो है ना, कोई भी पुरस्कार लेने के लिए क्या करना होगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। विदेशों से या कोई भी बड़े पुरस्कार जो होते हैं उसको लेने के लिए क्या करना होगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप पुरस्कार कोई भी नहीं ले सकते हैं, है ना। और आपको बता दें कि अनुच्छेद 18 के तहत भारत में जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, आपका परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, है ना, जितने भी आपके पुरस्कार हैं ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ये भी अब बात आपको याद रखना है कि भारत रत्न जो है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, या जितने भी भारत में दिए जाने वाले आपका जितना भी पुरस्कार है किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, है ना। अब आते हैं दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना, इसमें अनुच्छेद आपको बताए थे कि 19 से 22 के बीच में जो है स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 19 की बात करें, अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है ना। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, है ना, मूल संविधान में हमारा जो स्टार्टिंग में जो संविधान था, शुरुआती दौर में जब लागू हुआ था, तो उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। कितने प्रकार की थी, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, है ना। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है 7वां जो आपका था संपत्ति का अधिकार, उसको रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो अभी वर्तमान में, है ना, अनुच्छेद 19 के तहत जो है भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब इसमें बहुत सारा ये जो आपका ABC करके 19 का ABC करके है यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछता है, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग बात करेंगे सबका, और आपको बता दें कि 6 जो है आपको आसानी से याद करवा देंगे, एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा देंगे, एकदम ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो 19(1) है ना, आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता बताया गया है। 19(1) 19A में जो है, 19A या कहीं क ख ग ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा, तो 19A में जो है आपको बोलने की स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता जो है किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता, साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 19(A) में, 19(A) या 19(क) में, ठीक। तो बोलने की स्वतंत्रता, तो आप बोलेंगे, है ना, बोलेंगे, है ना, ध्यान देंगे। फिर 19(B) जो है पहले एक बार पढ़ देते हैं, फिर आपका ट्रिक वाला जो है ना एक्सप्लेनेशन कर देंगे।
तो 19 के बी में जो है शांतिपूर्ण एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एकत्रित होना है, जमा हो सकते हैं आप शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार लिए हुए, और क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस बात की आपको है ना स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। यदि करता है तो आप क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, है ना, आपको न्याय मिलेगा। 19 के सी ए है ना, 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हैं, है ना, लोगों को इकट्ठा करके आप क्या कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होगा 19 के सी में। 19 के डी में जो है देश के भीतर किसी भी है ना, भारतीय देश में आपका भारत में जो है देश के भीतर कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं मतलब देश के कोने में कहीं भी आना जाना आप कर सकते हैं 19 के डी के अनुसार। आवागमन का मतलब आना जाना, आप देश के कोने में कहीं भी कर सकते हैं, 19 का डी आपको ये अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है। फिर डी के बाद आता है ई, है ना, 19 के ई में जो है आपको है ना देश के भीतर निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं, है ना, कहीं भी आपका है ना, जम्मू कश्मीर में ये संभव नहीं था कि देश के भीतर आप निवास कर सकते हैं, है ना, और वहां बस सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता जो थी, है ना, सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले लोगों को ही था, लेकिन आपका अनुच्छेद 370 जब आपका खत्म हो गया, है ना, जब जम्मू कश्मीर को जो है आपको क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो करके ये आपका क्या हो गया, ये स्वतंत्रता आपको मिल गया, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना, उसी के साथ ही क्या हो गया, वहां भी आप रह सकते हैं, वहां भी आप बस सकते हैं, तो देश के कोने में कहीं भी आप बस सकते हैं, रह सकते हैं। 19 का ई आपको ये अधिकार देता है, स्वतंत्रता देता है। फिर आते हैं ई के बाद एफ, तो ई के बाद जो एफ है ना, 19 का एफ जो है ये समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या दिया हुआ था, संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, संपत्ति का अधिकार जो है इसमें दिया गया था, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता दी गई थी, इसको समाप्त कर दिया गया। आपको याद रखना है ना, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन आपको याद रखना है, ठीक है। और 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार यानी कि 19 के एफ को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसको अभी वर्तमान समय में आपको बताया है ना, इसको वर्तमान समय में अभी भाग 12 में संपत्ति के अधिकार को जो है भाग 12 में रखा गया है, 300 के कम में रखा गया है। ये रिपीट कर रहे हैं आपको ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि वर्तमान समय में है ना, आपको ये रिपीट कर चुके हैं। इन सभी बातों को याद रखेंगे तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ट्रिक बताते हैं याद कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ कीवर्ड पकड़ेंगे, देखेंगे 19 के ए में ए बी सी डी है ना, जी और एफ को तो हटा देना है, ई के बाद एफ आता है तो एफ यहाँ पे रहेगा नहीं, है ना, जी पे तक हमको आना है, क्योंकि एफ को तो हटा दिया गया, 19 के एफ को जो है हटा दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। तो बोलने की स्वतंत्रता है ना, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस में भी क्या होता है, बोलने प्रेस वाले लोग क्या करते हैं, मीडिया वाले लोग बोलने के लिए माइक लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी भी नेता के आगे कहीं भी पहुंच जाते हैं, कुछ भी पूछने लगते हैं, तो उनको बोलने का और प्रेस की स्वतंत्रता है। तो मान लीजिए आप बोल करके क्या किए, सभी लोगों को इकट्ठा कर लिए, बोल के क्या कर लिए, सभी लोग को इकट्ठा कर लिए और सभा करने लगे, है ना, एकत्रित हो लिए और सभा टाइप का हो गया। जब सभा हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, है ना, कुछ आप क्या कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। तो पहले क्या किए, बोले, लोगों को इकट्ठा किए, सभा किए, फिर क्या किए, संघ बनाए। 3 में क्या किए, संघ बनाए, संघ बना लिए। फिर हम लोग क्या करने लगे, घूमने लगे, आवागमन करने लगे, इधर से उधर आने जाने लगे। तो चौथा में डी में क्या हो जाएगा, आवागमन करने लगे। फिर घूमते घूमते थक गए मान लीजिए सभी लोग, तो हम लोग क्या किए, 19 के ई में 5वां में क्या है ना, 5 ई है, तो क्या किए, कहीं निवास किए, बसने लगे, वहां पे क्या करने लगे, रहने लगे। अब जब रहने लगे तो एफ तो खत्म हो गया, जी पे आते हैं। तो रहने लगे तो भूख लगा, पेट में चूहा कूदने लगा, तो क्या करने लगे, जीविका चलाने के लिए व्यापार करने लगे, है ना। इस तरह से आप करके याद रख सकते हैं। पहला क्या बोले आपको कि हम लोग बोल करके क्या किए, एकत्रित हुए, सभा किए, सभा करने के बाद सी में है ना, पहला तो बोले, ठीक, दूसरा में क्या किए, एकत्रित हुए, सभा किए,
तीसरा में क्या किए, लोगों को मिला करके संघ बना लिए। चौथा में जब संघ बना लिए है ना, चौथा में क्या किए, संघ बनाने के बाद क्या करने लगे, आवागमन करने लगे, काम से आना जाना करने लगे। फिर पांचवा में जब आवागमन कर लिए तो पांचवा में क्या हुए, थक गए तो क्या हुआ, कहीं पे बसने लगे, कहीं पे रह गए, है ना। रह गए तो भूख लगा तो क्या करने लगे, काम करने लगे, जीविका चलाने लगे, तो है ना। एफ के बाद जी में जो है व्यापार करने लगे। तो इस तरह से करके आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको, है ना, यहां से आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 के बाद से 20, 21, 22 पे हम लोग बढ़ते हुए जितना इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक